समझ है कि तरारी में सब लोग मिलकर अपने आप को यहाँ के राजनीतिक बाहुबलियों से मुक्त कराएंगे और एक स्वच्छ छवि की महिला को, अपने तरारी की बेटी को जिताने में योगदान करेंगे। दूसरा जो क्षेत्र है बेलागंज का, ये भी नोटोरियस क्षेत्र है। आपको मालूम है बेलागंज की पहचान क्या है। वहां पर जनसुराज के सभी साथियों ने जब बैठक करी, सब ने मिलकर अमजद भाई का नाम प्रपोज किया था। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था और वहां की सभा में भी इस बात की घोषणा की गई थी कि जनसुराज की ओर से अमजद भाई उम्मीदवार रहेंगे। अमजद भाई ने खड़ा होकर कहा कि मेरी जगह पर प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी अगर चुनाव लड़े तो अच्छा है। अमजद भाई से मेरी जो बातचीत हुई, भाई आपको उम्मीदवारी मिल रही है, क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? मैं कैमरे पर खुलासा करना चाहता हूं, क्यों नहीं लड़ना चाहते, क्यों नहीं लड़ना चाहते थे? चुनाव लड़ना आसान नहीं है। सामान्य परिवार के बच्चों के लिए चुनाव लड़ना आसान बात नहीं है। अमजद साहब 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, वहां से लड़ने वाले में इनकी छवि है, साधारण परिवार के बच्चे हैं। इन्होंने मुझे व्यक्तिगत तौर पर कहा कि प्रशांत जी, चुनाव लड़ते लड़ते हम लोग फिनेंशियली टूट गए हैं, 7-8 महीने के लिए फिर चुनाव लड़े, फिर 25 में चुनाव होगा, इसलिए कोई दूसरे को ही लड़ाइए, क्योंकि कितनी बार हम लोग चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस और उनके भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जी का नाम प्रपोज किया। खिलाफत हुसैन जी ने भी खड़ा होकर कहा कि हम इस क्षेत्र के आदमी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, इनकी बड़ी इज्जत है। ये राजनीति में आए हैं, खींच कर हम लाए हैं और इनको राजनीति में ही रखेंगे। अब इनको टीचर नहीं बनने देंगे, राजनीति में बने रहेंगे। जान छुड़ाकर भागना चाहते हैं। और ये सिर्फ खिलाफत हुसैन जी के लिए नहीं कह रहे हैं, जनरल साहब को भी हम वापस आर्मी में नहीं जाने देंगे। 2 दिन पहले हमको जनरल साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि प्रशांत जी और कुछ हो या नहीं, 10 दिन हम जब तरारी में घूमे हैं तो मुझे लगा है कि पिछले 10 साल रिटायरमेंट के बाद जो मैं नोएडा में बैठा हुआ था, बहुत बड़ी चूक हो गई, हमको यहाँ आकर रहना चाहिए था। इतना प्यार लोगों ने दिया है। तो प्रोफेसर खिलाफत हुसैन और जनरल SK सिंह कहीं नहीं जा रहे हैं, जनसुराज का हिस्सा बनकर मजबूती से बिहार को सुधारने के इस प्रयास में जुड़े रहेंगे। और मैं अपने दिल से अमजद भाई का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। इसलिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि जनसुराज की जीत के लिए वहाँ के कार्यकर्ताओं के डिमांड पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत आर्थिक परिस्थितियों को थोड़ा नजरअंदाज कर भी लड़ना स्वीकार किया है। और प्रोफेसर खिलाफत हुसैन के आशीर्वाद से, दुआ से मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ेंगे। और मेरा विश्वास है कि बेलागंज में भी हम लोग को सफलता मिलेगी। आप में से जिन लोगों का कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देश के सबसे बड़े रणनीतिकार को कहाँ चूक हो गई तरारी में? कोई चूक नहीं है। आपको ये कैसे मालूम है कि ये रणनीति का हिस्सा नहीं है? कम से कम आज तरारी की जनता जान गई कि उनका एक बेटा श्री कृष्ण सिंह है जिसने देश की इतनी बड़ी सेवा की है। पूरे देश में चर्चा चल गई कि जनसुराज किस तरह के उम्मीदवारों को चुनकर निकाल रहा है। ये आपको रणनीति की, अगर जो रणनीति की समझ सबको होगी तो हमें और उसमें फर्क क्या है? तो आप ये भी तो मान सकते हैं कि रणनीति का हिस्सा ही है। ये रणनीति का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब आप सही नियत से कोई काम करते हैं तो ऊपर वाला रास्ता अपने आप बनाते जाता है। श्री कृष्ण सिंह जी चुनाव नहीं लड़े, उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन पूरा बिहार की जनता ने देखा कि जनसुराज में कैसे लोगों को उम्मीदवारी मिलेगी, कैसे कैसे लोग इस धरती पर जुड़े हैं, इस धरती से जन्मे हैं, धरती का नाम रोशन किया है, जो वापस आ रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं। जनरल जैसे लोग आ रहे हैं, प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जैसे लोग। बाहुबलियों के क्षेत्र में भी जनसुराज के प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता इतनी है कि उस प्लेटफॉर्म से आकर चुनाव लड़ने का, अपना जीवन का सब कुछ इनका कमाया हुआ, इनकी प्रतिष्ठा, इनकी सोच, सब कुछ वो जनसुराज के साथ जोड़ रहे हैं। ये जनसुराज की बहुत बड़ी जीत है, ये चूक नहीं है। भाई हम लोग को तो कैंडिडेट और चुनाव चिन्ह 28 तारीख को मिलेगा। हम अगर जनरल साहब लड़े या कोई लड़े, जो मैंने आपको कहा कि व्यवस्था इतनी प्रो इनकम्बेंट है कि भाजपा कैंडिडेट को सब लोग जानता है, उसका चुनाव चिन्ह सब जानता है, लेकिन जनसुराज के उम्मीदवारों को चिन्ह जो है चुनाव चिन्ह 28 को ही मिलेगा। लेकिन आप लिख कर रखिए, भले चुनाव चिन्ह हम लोग को 28 को मिलेगा, 12 दिन 14 दिन के अंदर, क्योंकि क्षेत्र की जनता देख रही है जनसुराज 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 का उम्मीदवार कौन होता है। उसको जो जिन दलों को सालों लगे हैं अपना चुनाव चिन्ह घर घर पहुंचाने में, जनसुराज का चुनाव चिन्ह 15 दिन में पहुंचेगा। और आप 13 तारीख को देखिएगा कि जनता कैसे वोट करती है।
प्रशांत जी, विपक्षी जो है वो कह रहे हैं कि पहले ही गेंद पे प्रशांत आउट हो। अच्छा, कौन विपक्षी है? यहाँ विपक्ष में 3 दल हैं। भाजपाई हैं। भाजपा के सबसे बड़े शीर्ष के नेता कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। बिहार के टुटपुंजिया भाजपाई नेताओं को तो हम गिनते भी नहीं हैं। इनके जो सबसे बड़े शीर्ष के नेता हैं, उनकी जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लगी तो इसी बिहार के बेटे प्रशांत किशोर की मदद उन्होंने ली है। भाजपा के नेताओं को ये ध्यान रखना चाहिए, गुजरात के उनके नेता को सलाह देने का काम बिहार के इस लड़के ने किया था, तो इतना आसान नहीं है। दूसरा, अगर ये जदयू वाले कह रहे हैं तो आप सभी साथियों को याद होगा, जब 14 में नीतीश कुमार का नैया डूब गया था, जदयू को 2 सीट मिला था, लालू जी को खाली 22 को विधायक था। जब दोनों लोगों को भाजपा ने यहाँ रौंद दिया 14 में लोकसभा चुनाव में, तो इन दोनों ने भी इसी प्रशांत किशोर की मदद ली थी, तो उनका जान बचा था। तो हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, गीता में कहा गया है, कृतज्ञता से बड़ा कोई अपराध नहीं है। तो जदयू के लोगों को, भाजपाइयों को कम से कम कृतज्ञता नहीं दिखानी चाहिए। आज अगर हमने 11 में कंधा नहीं लगाया होता, हमने मोदी को बनाया नहीं है, लेकिन बनाने में कंधा जरूर लगाया है, तो इनको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। अगर हमने 14-15 में नीतीश कुमार की मदद नहीं की होती तो कहाँ रहते नीतीश कुमार? कहाँ रहते? तो मांझी जी को बनाकर संन्यास लेके बैठे हुए थे, कहाँ से बचते ये? अब आज हमको सिखा रहे हैं कि राजनीति कैसे होती है। उनका कहना काम है, कहने दीजिए। 13 को चुनाव होगा, 23 तारीख को दिखेगा कि चूक किससे हुई और किसको समझ ज्यादा है। प्रशांत जी, बाई इलेक्शन है, मैनिफेस्टो भी आप लोग जारी करेंगे क्योंकि 10 महीने का कार्यकाल होगा जो भी विधायक नहीं, जन मैनिफेस्टो जो है वो दल का तो है, वो सामने है। 2 साल से मैनिफेस्टो को, उस विचार को हम लोग गांव-गांव रखे हैं। विधानसभा के स्तर पर जो मैनिफेस्टो है 28 के बारे में जारी करेंगे। 4 बार के पूर्व विधायक रहे हैं सुरेश पांडे, उनका बेटा बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ माले के 2 बार के अभिलाष विधायक रहे हैं। कितना टफ रहेगा जन स्वराज के लिए? भाई देखिए, टफ ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, टफ ये है कि बिहार की गरीब जनता, बिहार की जनता को गरीबी से कैसे निकाला जाए, बिहार की राजनीति को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इसको बालू और बाहुबली और बालूबलियों से कैसे छुड़ाया जाए, शराब माफिया से कैसे निकाला जाए। टफ ये है कि समाज के अच्छे लोगों को समझाकर, बुझाकर, प्रेरित करके कैसे राजनीति में वापस लाया जाए। टफ ये नहीं है। आप जिनकी बात कर रहे हैं, ये दिखाता है, भाजपाई कहते हैं चाल चरित्र चेहरा। इनको तरारी के विधानसभा में कोई चाल चरित्र चेहरा वाला नहीं मिला। ये कहते हैं परिवारवाद की बात। कौन चुनाव लड़ रहा है भाजपा से? नाम बताइए। कोई मिस्टर विशाल हैं? कौन है विशाल? किसी बाहुबली के लड़के हैं। कहानी खत्म। चाल चरित्र चेहरा परिवारवाद पर सारे दावे खोखले हो गए। चाहे जनरल साहब चुनाव लड़ते, घनश्याम जी लड़ते या किरण जी लड़ते, ये इसमें से कोई किसी विधायक बालूबली का बेटा नहीं है। ये कोई प्रशांत किशोर का रिश्तेदार नहीं है। ये सब तरारी के लिए काम करने वाले लोग हैं, तरारी के लोग हैं, यहाँ जमीन के लोग हैं। चाहे प्रोफेसर खिलाफत हुसैन लड़े या अमजद साहब लड़े, ये दोनों हमारे रिश्तेदार नहीं हैं। दोनों के पिताजी, इनके परिवार में कोई विधायक नहीं है। ये अपने दम पर वहाँ के जनता के बीच में इन लोगों ने पहचान बनाई है। यही फर्क है भाजपा में, जदयू राजद में और प्रशांत किशोर जन स्वराज में। उनके यहाँ पहले से पता है कौन लड़ रहा है। राजद को देखिए, रामगढ़ से कौन चुनाव लड़ रहा है? जगतानंद के लड़के लड़ रहे हैं। यहाँ से कौन चुनाव लड़ रहा है? यहाँ से तो राजद लड़ नहीं रहा है। बेलागंज से कौन लड़ रहा है? सुरेंद्र यादव के लड़के लड़ रहे हैं। और इमामगंज से कौन लड़ रहा है? मांझी जी की बहू लड़ रही है। यहाँ तो सबका बेटा और बहू ही लड़ रहे हैं। किसी को नया आदमी नहीं मिला है। जन स्वराज ने जो वादा किया है कि हम आपके क्षेत्र के किसी न किसी काबिल व्यक्ति को चुनाव लड़ाएंगे, उसके पास पैसा कितना है, उसके पास बाहुबल कितना है, उसके पास संगठन कितना है, उसकी जाति की संख्या कितनी है, इसका कोई महत्व नहीं है। जो चारों उम्मीदवार जन स्वराज के फाइनली तय कर दिए गए हैं, तरारी से किरण सिंह, बेलागंज से अमजद साहब, इमामगंज से जितेंद्र पासवान और रामगढ़ से सुशील कुशवाहा, ये चारों नाम आप मुझे बता दीजिए। इसमें किसी के पिताजी अगर विधायक हो, कोई राजनीतिक परिवार से हो, इन चारों पर किसी तरह का इनके चरित्र पर आरोप हो,
कोई इसमें बाहुबली हो, शराब माफिया हो, कोई बालू का काम करता हो, ठेकेदार हो, बदमाश हो, तो आप जरूर हमारी गर्दन पकड़िए। और अगर मान लीजिए कभी गलती से घोषणा हो भी जाएगी तो हम लोग कैमरे पर आकर माफी मांगकर उसको वापस लेने में भी हिचकेंगे नहीं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गलती हो जाए उसको सच्चाई स्वीकार करेंगे, माफी मांग लेंगे, भैया गलती हो गई, ये दूसरा नाम ले लो। गलती हो सकती है, लेकिन गलती को न मानना वो ठीक नहीं है। प्रशांत जी, घनश्याम जी जो आपके बगल में बैठे हैं, जिनके बारे में आपने बताया कि उम्मीदवारी में इनकी भी चर्चा थी, ये क्षेत्र में पॉलिटिकली बहुत इन्वॉल्व भी रहते हैं, वो कौन सा रीजन रहा कि इनके ऊपर किरण जी थोड़ा सा आगे निकल गए और उनको अपने कैंडिडेट नहीं, ये कौन सा ऊपर नीचे की बात नहीं है, ये ऊपर नीचे की बात नहीं। जन स्वराज का ये प्रयास ही है कि हर क्षेत्र से 4-5 अच्छे लोगों को चुना जाए और फिर उन 4-5 लोगों के बारे में जनता से भी पूछा जाए और उन 5 से भी पूछा जाए। घनश्याम जी ने खुद से कहा कि जनरल साहब जब चुनाव लड़ रहे हैं तो ये हमारे पिता तुल्य हैं, इनको हम लोग सब मदद करके चुनाव लड़ाएंगे। जब जनरल साहब की उम्मीदवारी तकनीकी वजह से रुकी तो घनश्याम जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, अब हम लोग को अपने बीच से किरण जी हैं, बहन है हमारी, इनको ये वहां क्षेत्र में लगी हुई हैं, इनको आगे बढ़ाइए। इससे कुछ अलग सवाल भी पूछ सकते हैं उम्मीदवारी से? नहीं, आप उम्मीदवारी तक रखिए, अलग सवाल तो रोज हम मिल ही रहे, आपको से बात कर रहे हैं। प्रोफाइल क्या होगा किरण जी का, कुछ लोग लाइव में जुड़े हो जानना। लाइव प्रोफाइल क्या है भैया बताएं इनकी। मैं जितना जानता हूं किरण जी की पहचान एक ऐसे महिला की है जो यहाँ क्षेत्र के जनता के साथ, खासकर विशेषकर महिलाओं के बीच में अपने एनजीओ के माध्यम से, आज सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से गरीब महिलाओं के रोजगार, पढ़ाई, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती रही हैं। पिछले कुछ सालों से सक्रिय हैं, तरारी से सक्रियता से बहुत दिनों से जुड़ी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये लोग यहाँ सक्रियता से काम कर रहे हैं। और जो क्षेत्र में हम लोग सुने हैं, लोगों ने बताया है कि नहीं, ये महिला है। जन स्वराज का एक और ये भी संकल्प है कि भाई 40 महिलाओं को हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, तो उस तरीके से वो भी चीज़ हो गया। कुछ लोग बता रहे थे कि जन स्वराज में युवा लोग नहीं लड़ रहा है, तो किरण जी को युवा ही माना जाएगा मतलब युवा ही है। महिलाओं का उम्र पूछना तो ठीक बात नहीं है, लेकिन युवा में ही इनकी गिनती होगी। अमजद साहब को युवा भी नहीं कहेंगे तो बुजुर्ग भी नहीं है, अधेड़ नहीं है। अरे अमजद साहब का मारामारी हो जाएगा। और जितेंद्र पासवान जी जो चुनाव लड़ रहे हैं इमामगंज से, वो 45 साल से कम उम्र के हैं। और सुशील कुशवाहा जो रामगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं, वो और अमजद साहब दोनों मुझे लगता है कि अर्ली 50s में होंगे, 50 साल से थोड़ी सी इनकी ज़्यादा उम्र होगी। और किरण जी और जितेंद्र जी ये लोग 40 के नीचे वाले लोग हैं। तो युवा, बहुत लोग हमको सोशल मीडिया पर लिखकर भेजा, अरे आप तो बूढ़े बूढ़े लोगों को लड़ा रहे हैं। बात बूढ़ा और जवान की नहीं है, बात अच्छे लोगों की है। अच्छा व्यक्ति, युवा हो या बुजुर्ग, महिला हो या पुरुष, जो अच्छा है वो जन स्वराज का है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, इसको हम लोग खत्म करें। माफी चाहते हैं अगर आप फिर से एक बार देरी के लिए। आप सब आए, आपने अपनी बात रखी, सुनी बात। अमजद भाई अगर आप कुछ कहना चाहते हैं एक नहीं। हाँ बता दें। नाम मोहम्मद अमजद है और बेलागंज से जो है आपके 2005 में पहला चुनाव लड़े थे, फिर 10 में आपके जदयू से लड़े, जो आपके मात्र लगता है 4100 वोट से हारे थे। और उस समय से अभी तक हम संघर्ष करते रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो है आपके चुनाव लड़ने का मन नहीं था, 3 चुनाव हम हार चुके थे। पूरे आपके परिवार का जिम्मेवारी रहता है और एक साधारण परिवार से हम हैं। मेरे वालिद जो है आपके एक किसान हैं, मात्र 10 बीघा ज़मीन मेरे वालिद के पास है और हम लोग 6 भाई। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब उनको लड़ाया जाए। तो इस पर सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए। तमाम जनता के सामने हमने घोषणा किया कि इनको चुनाव बेला से लड़ाया जाए। फिर बाद में वहाँ की जनता जो है डिमांड किया और दबाव बनाए कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना चाहिए। और साथ में पार्टी के जो सूत्रधार हैं
हमारे प्रशांत किशोर जी, इनके पास भी जो है आपके फीडबैक जो क्षेत्र से आया, तो इन्होंने भी दबाव बनाए कि अब आपको चुनाव लड़ना होगा। तो मजबूरी में हम फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और बेला जो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। आपने तीनों चुनाव बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था? नहीं, पहला चुनाव लड़े थे आपके लोजपा से, दूसरे चुनाव जदयू से लड़े और तीसरा चुनाव भी जदयू से लड़े। साथ ही क्वेश्चन आप पे सीधे आपने बताया कि जो हर पार्टी से घूम के आ रहे हैं उनको दिया जा रहा है, ये भी तो हर दल में घूम के आ रहे हैं। ठीक बात है, हर दल से तो ये घूम कर नहीं आ रहे हैं। पिछले 10 साल से ये जदयू में रहे हैं, 2 बार चुनाव लड़े हैं और जो 2 बार चुनाव हारे हैं वो 2000-3000 वोट से हारे हैं। बेला में इनकी छवि ये है कि एक ज़मीन का लड़का है। बेला जो कंस्टिट्यूंसी है उसकी प्रोफाइल को जानिए, वहाँ 30 बरस से करीब एक व्यक्ति का 35 साल से एक व्यक्ति का ही वहाँ राज है और हर तरह की बाहुबल, धन बल, सब तरह का प्रयोग होता है। लोग बताते हैं कि बेलागंज में चुनाव जीतना है तो कम से कम 10-20 करोड़ रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा। उस परिस्थिति में एक साधारण किसान परिवार का लड़का समाज के लिए लड़ रहा है, 1-2 बार हारे हैं और ये जनसुराज बेला में जितने लोग जनसुराज को जानते हैं उसमें अमजद भाई की बड़ी भूमिका है। ये आज से नहीं है, जनसुराज में पिछले कई महीनों से जनसुराज को लेकर घर घर इन्होंने काम किया है और हम लोगों ने जितना पता किया है, लोगों की ऐसी सोच है कि अमजद भाई बेहतर वहाँ कर सकते हैं और इसलिए इनको मौका दिया गया था। जैसा कि इन्होंने बताया, आर्थिक स्थिति, अदर परेशानियों की वजह से चुनाव 2 बार लड़ने के बाद जो स्थिति रही कि घर परिवार की भी चिंता करनी होती है, लेकिन सब लोगों ने मिलकर कहा है कि नहीं भाई आप लड़िए एक बार, फिर हम लोग आपके पीछे ताकत लगाएंगे। तो ये तैयार हुए हैं और इसके लिए मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। उससे ज़्यादा खिलाफत हुसैन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जब इनको पार्टी ने जिम्मेवारी दी तो जीवन भर मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले प्रोफेसर ने कुंवर सिंह जी की तरह तलवार उठाया और मैदान में उतरे। लेकिन अगर अमजद भाई तैयार हो गए हैं तो उतनी ही ताकत से अपने दुआ के साथ, अपनी सोच, अपने ईमान के साथ अमजद भाई की मदद करने के लिए भी तैयार हुए हैं। आपके सामने बैठे हुए हैं और हम लोग को विश्वास है कि सब लोग मिलकर बेला में जो 35 साल से राजनीतिक जमींदारी चल रही है, एक व्यक्ति एक परिवार की, उसको हम लोग तोड़ पाए। गाँव में तरारी क्षेत्र से आती हूँ। मैंने वहाँ पे बच्चों को एक ग्रुप बना करके वहाँ के क्षेत्रों में मैंने उनके कंपटीशन में जैसे वो तैयारी करते हैं उन्हें बुक प्रोवाइड करना या फिर कुछ और भी कोई एसेट्स अगर उनको चाहिए होता है तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और खास करके महिलाओं के लिए 5-6 साल से हमने उनका रोजगार के लिए प्रयास किया है। क्योंकि प्रयास बहुत बड़े लेवल पे था, इसलिए सक्सेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम आप लोग तरारी के क्षेत्र में आइए, हमारा प्रोफाइल वहीं पता चलेगा। आपको हमारा प्रोफाइल अच्छे से नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जनसुराज परिवार जितने भी लोग हैं हमारे, उन्होंने हमें चुनाव बताया कि हाँ ठीक है आप लोग आइए, और जनता ने हमें भेजा है। बस एक चीज बता सकते हैं अपने बारे में, फिर से हम आपको बोलते हैं कि तरारी के क्षेत्र में आप लोग आइए, प्रोफाइल हमारी जनता बताएगी आपको। 2 बड़े कैंडिडेट आपके सामने हैं, आप कैसे लड़ाई को लड़ पाएंगे? कहाँ पाती हैं आप? चुनाव कैसे लड़ पाएंगे? चुनाव में कैसे जाएंगी आप? 2 बड़े प्रत्याशी हैं वहाँ, जी। इंडिया गठबंधन के। नहीं, मैं एक बात बताइए कि आपने कहा 2 बड़े प्रत्याशी चुनाव में सामने हैं। मिसाल जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, आप उनका जरा प्रोफाइल बता दीजिए, क्या प्रोफाइल है? किसी के लड़के हैं ये छोड़कर क्या प्रोफाइल है? कितना पढ़े हैं? आप जितने पत्रकार हैं बताइए कि विशाल जी जो भी हैं वो कितना पढ़े हैं, उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए क्या किया है, कितने गांव कितने घर में उन्होंने एक बार अपना दर्शन भी दिया है। भाई सुरेंद्र जी के लड़के लड़ रहे हैं बेलागंज में, क्या प्रोफाइल है उनका? दिल्ली में रहते हैं। तो भाई जब नेता का लड़का ही नेता बनेगा तो सामान्य परिवार के लड़के कहाँ जाएंगे? ये आप लोग पत्रकार हैं, आप बिहार के नागरिक भी हैं, आपको चिंता करने की जरूरत है। अगर गावस्कर का लड़का ही क्रिकेट खेलेगा तो सचिन तेंदुलकर कहाँ से आते? और अगर सचिन तेंदुलकर का लड़का ही खेलेगा तो विराट कोहली कहाँ से आएंगे? तो राजनीति में सिर्फ नेता का लड़के को ही आप प्रोफाइल वाला मानते हैं, और कोई जमीन पर काम कर रहा है, घनश्याम राय अगर काम कर रहे हैं तो इनका प्रोफाइल आपको जिला परिषद का दिखता है। लेकिन कोई लड़का अभी कल आया है, उसके बाबूजी वहां पर बाहुबली हैं, विधायक हैं, तो उसको आपका प्रोफाइल बड़ा दिखता है। सर राजू यादव भी है, जमीनी कर्ज करता है, दोनों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं एक की बात कही, राजू यादव से लड़ाई इनकी होगी,
राजू यादव वहां पर 10 साल से सीपीआई एमएल का एमएलए है और एमएल गरीबों के नेतृत्व का उनकी आवाज होने का दावा करता है। हम लोग आरा में बैठे हुए हैं। आरा में सबसे भव्य कोठी, सबसे भव्य मकान किसी का है तो इस क्षेत्र के सबसे पिछड़े तरारी विधानसभा क्षेत्र के विधान सभा में उम्मीदवार रहे, 10 साल से प्रत्याशी विधायक रहे, आज जो यहाँ माननीय सांसद बन गए, उनका घर का जरा फोटो निकाल कर आप लोग चला दीजिए। तो तरारी में जो गरीब जनता है, जिसको आप लोग कहते हैं एमएल का काडर है, वो 10-10 रुपया अपने बच्चों का पेट काट के एमएल जैसे दल को चलाने के लिए विचारधारा के नाम पर देता है। और गरीबों की राजनीति करने वाले ये लोग आरा में, सिवान में, जहां भी इनके नेता हैं, इनका जरा घर देखिए। वो तो बताते कि मेरा घर पावना में, आरा में तो कोई घर की बात नहीं करते हैं सांसद। मेरे भाई, हम चित्र जारी करेंगे, कल देख लीजिए अपना। अभी आरा का आपका फोटो जारी कर रहे हैं कि उनका घर कितना बड़ा है कि नहीं, आप देख लीजिए। सांसद महोदय की बात कर रहे हैं, सुदामा प्रसाद जी की। जी, एमएल के नेता कौन है? हाँ, एमएल के नेता कौन है? वहां तरारी के विधायक कौन थे? तो घर किसका देखा जाएगा? अरे अभी तो आप कह रहे थे कि उनका बड़ा प्रोफाइल है। क्या? नहीं, अगर प्रोफाइल होने का मतलब ये है कि आपका घर कितना बड़ा है तो उनका बड़ा प्रोफाइल है। अगर प्रोफाइल होने का मतलब है कि आपके बाबूजी कितने बड़े नेता हैं तो उनका बड़ा प्रोफाइल है। हमारे बाबूजी तो नहीं मुख्यमंत्री हैं, किरण जी के बाबूजी विधायक बाहुबली नहीं है। कैसे बदलेगा सर? महागठबंधन के प्रत्याशी है, उनका प्रोफाइल देखा जाए वो बेहतर है। बिल्कुल। और यहाँ से ऐसा से लेकर के जमीनी स्तर पर काम भी कर, बिल्कुल ठीक बात है। जमीन पर उन्होंने भी काम किया है, लेकिन 10 साल से तरारी की जनता जिसको उम्मीदवार चुनकर बनाई है विधायक, उनसे सवाल पूछा जाएगा कि नहीं कि 10 साल में आपके दल ने क्या किया। राजू यादव जी वहां से निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है, वो माले के उम्मीदवार हैं। तो ये तो पूछा जाएगा ना कि माले के विधायक ने 10 वर्ष में तरारी की जनता के लिए क्या किया है। ये पूछने का लोकतांत्रिक हक तो सबको है। बात आपने प्रोफाइल की कही है, तो इस क्षेत्र के सबसे गरीब विधानसभा क्षेत्र के विधायक का प्रोफाइल ये है कि वो यहाँ के सबसे धनाढ्य लोगों में उनकी गिनती है। अब उन्होंने किसी दूसरे को नॉमिनेट किया है ना। अभी तक तो तरारी के विधायक आपके माननीय सांसद जी रहे, राजू जी नहीं थे। राजू जी तो खड़े थे, पिछली बार चुनाव हार गए थे। इतने बड़ा प्रोफाइल वाले हैं तो पिछली बार क्षेत्र की जनता ने तो उनको हरा दिया था। चलिए ठीक है भैया, बहुत बहुत एक धन्यवाद। सवाल था सर से, थोड़ा सा सवाल है मेरा, एक सवाल है ये कर लीजिए इनसे सर से सर। देश की एक बड़े पार्टी ने 2014 में आपको पेशकश किया था, आपने ठुकरा दिया था। अब चलिए कोई बात है। नहीं सर, एक सवाल था मेरा। नहीं, ये मैंने क्लैरिफाई किया था पहले वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला था आपका यही सवाल। जो जमीनी हकीकत है ये है कि 2013 में मैं जब वाइस चीफ था तो यहाँ पर आया था और आरा के जो भवन है सैनिक कल्याण केंद्र और यहाँ का जो ECHS है उसको मैंने उद्घाटन किया, फिर गांव में किया, फिर ट्रक टैंक भेजा। इससे मेरी छवि काफ़ी अच्छी थी। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल ऑफर आने से पहले मेरे को आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में जज का अपॉइंटमेंट मिल चुका था। उसको छोड़ करके मैं किसी पॉलिटिक्स में जाने की आशा नहीं थी। जब सर्कमस्टांसेस मेरे चेंज हो गए और मेरी वाइफ भी नहीं रही कोविड के बाद में, अब मैं खाली था, तो पहले आदमी जो मेरे को अप्रोच किया है वो प्रशांत किशोर जी हैं और इनको मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा था। इनके विचारों से मैं बहुत सहमत था और अगर हमारे को पॉलिटिकल चेंज लाना है और कुछ करना है तो 3 उद्देश्यों को लेकर के मैं कुछ काम करना चाहता था। वो है रोजगार, गांव वाले अभी भी नाराज हैं, हमने रोजगार ज़्यादा नहीं दिया। दूसरा शिक्षा इतनी कमज़ोर है कि उनको रोजगार नहीं मिलता। तीसरा हेल्थ, ये सब चीज़ें इनका भी प्रायोरिटी है। तो मेरे को एक मंच चाहिए था जहां से मैं ये जनता को समझा सकूं और हम कुछ कर सकें। ये सब देखते हुए मैं इनसे सहमत हूँ। सर रहेंगे ना, अब तो रहेंगे क्षेत्र में। एक्सेलेंट, यहीं पर रहेंगे। हमारे 3
जिनके लिए मैं काम करता, शहीद स्मारक संस्था और बाकी संस्थाएं जिनके मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर था, वहाँ से सब मैं रिजाइन करके और परमानेंट करत में आ गया हूँ और यहीं रहूँगा।